हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक बैंक की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की बैंकिंग व्यवस्था, गवर्नेंस मैकेनिज्म और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सीखने का उदाहरण है। इस प्रेजेंटेशन में हम यस बैंक की पूरे जीवन चक्र को सीक्वेंशियल तरीके से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस दौर से जब यस बैंक भारत के सबसे तेजी से बढ़ते प्राइवेट बैंकों में शामिल था, जहां आक्रामक ग्रोथ, मजबूत बैलेंस शीट और ऊंची मार्केट वैल्यू दिखाई देती थी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे इरेगुलरिटीज और शुरुआती चेतावनी संकेत सामने आने लगी, जहां गवर्नेंस की कमजोरियां, आरबीआई की आपत्तियां और छिपा हुआ एसेट क्वालिटी स्ट्रेस उजागर हुआ। फिर हम क्राइसिस की टाइमलाइन को समझेंगे। कौन से घटनाक्रम एक के बाद एक हुए, कैसे बाजार का भरोसा टूटा और किस तरह शेयर प्राइस में तेज गिरावट देखने को मिली। इसके बाद हम उस निर्णायक मोड़ पर आएंगे जब सरकार और आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा। मोरेटोरियम, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, शेयर लॉक इन और पूंजी निवेश जैसे असाधारण कदम क्यों जरूरी हो गए। फिर हम विश्लेषण करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का प्रमोटर्स, निवेशकों और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रमोटर का भार होना, निवेशकों की पूंजी में कमी और इक्विटी का भारी डाइल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट रेस्क्यू जर्नी की। जब शेयर फ्रीज हटाया गया, एसबीआई ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम की और एसएमबीसी जैसे रणनीतिक निवेशक की एंट्री हुई। साथ ही बोर्ड स्तर पर क्या बदलाव लाए गए। अंत में हम यस बैंक की वर्तमान स्थिति, आने वाले समय का फ्यूचर आउटलुक और इस पूरे संकट से मिलने वाले मुख्य सबक पर चर्चा करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन केवल क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और इससे क्या सीखा जा सकता है, इन तीनों सवालों का जवाब देने का एक अटेम्प्ट है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि हमने एजेंडा में देखा, अब हम यस बैंक की कहानी की शुरुआत उस दौर से कर रहे हैं जब बैंक अपने शिखर पर था। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के आसपास यस बैंक भारत के सबसे तेजी से बढ़ते प्राइवेट सेक्टर बैंकों में शामिल हो चुका था। आक्रामक कॉर्पोरेट लैंडिंग के जरिए बैंक ने न केवल तेज बैलेंस शीट ग्रोथ दिखाई, बल्कि मुनाफे और मार्केट वैल्यूएशन के मामले में भी एक मजबूत छवि बना ली थी। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस पीक फेज में यस बैंक के कुल एडवांसेस लगभग 2.2 ट्रिलियन रुपए थे और डिपॉजिट्स करीब 2.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुके थे। फाइनेंशियल ईयर 18 में बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 4,200 करोड़ रुपए था और आरओई करीब 18% के आसपास था और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 18.4%, जो उस समय एक मजबूत स्थिति मानी जाती थी। मार्केट में भरोसा इस कदर था कि यस बैंक का शेयर प्राइस 400 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। एसेट्स के आधार पर यस बैंक भारत का छठवां सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका था और लोन ग्रोथ के मामले में यह टॉप 3 प्राइवेट बैंकों में गिना जाने लगा था। अगर हम इसे अन्य बड़े प्राइवेट बैंकों से तुलना करें तो जहां एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आकार में बड़े थे, वहीं यस बैंक की लोन ग्रोथ लगभग 30% थी, जो पूरे सेक्टर में सबसे तेज थी। कम रिपोर्टेड एनपीए, उच्च आरओई और लगभग 3 गुना प्राइस टू बुक वैल्यूएशन, इस सब ने इस स्टॉक को निवेशकों का चहेता बना दिया था। इसी वजह से बाजार में यह धारणा बनने लगी थी कि यस बैंक शायद अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है। लेकिन यही से कहानी का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इस तेज ग्रोथ के पीछे कुछ ऐसी कमजोरियां भी पनप रही थी जो उस समय ना तो बाजार को दिख रही थी और ना ही निवेश। और इन्हीं छिपी हुई कमजोरियों ने आगे चलकर पूरे संकट की नींव रखी। अगली स्लाइड में हम यही समझेंगे कि कैसे
पहली बार अनियमितताएं और शुरुआती चेतावनी संकेत सामने आए और आरबीआई ने किन मुद्दों पर सवाल उठाने शुरू किए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि यस बैंक अपने शिखर पर कितना मजबूत दिखाई दे रहा था। तेज ग्रोथ, ऊंचा आरओई, कम रिपोर्टेड एनपीए और एक प्रीमियम मार्केट वैल्यूएशन। लेकिन यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जो बाहर से मजबूत दिखता है जरूरी नहीं कि भीतर भी उतना ही मजबूत हो। जैसे जैसे यस बैंक की ग्रोथ तेज होती गई उसी अनुपात में स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस से जुड़ी कमजोरियां गहराने लगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये चेतावनी संकेत ठीक उसी समय सामने आने लगे जब बैंक अपनी उपलब्धियों के लिए सराहा जा रहा था। सबसे पहले बात करते हैं एसेट क्वालिटी कंसर्न्स की। आरबीआई की सुपरवाइजरी रिव्यू के दौरान यह सामने आया कि बैंक द्वारा कुछ एनपीएस को कम रिपोर्ट किया जा रहा था। कई स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एक्सपोजर लंबे समय तक स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में रखे गए, जबकि व्यवहारिक रूप से वो जोखिमपूर्ण हो चुके थे। यही कारण था कि जो ग्रॉस एनपीए लगभग 1.3% दिखाया जा रहा था वह बाद में वास्तविकता से काफी कम साबित हुआ। दूसरा बड़ा संकेत था गवर्नेंस और लीडरशिप से जुड़ी समस्याएं। आरबीआई और बैंक मैनेजमेंट के बीच लोन क्लासिफिकेशन, रिस्क रिकग्निशन और डिस्क्लोजर प्रैक्टिस को लेकर बार-बार मतभेद सामने आए। सितंबर 2018 में जब आरबीआई ने सीईओ और प्रमोटर राणा कपूर का कार्यकाल बढ़ाने से इनकार किया तो यह पहला सार्वजनिक नियामकीय संदेश था कि बैंक के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके साथ साथ बोर्ड ओवरसाइट भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। प्रमोटर का रणनीतिक और जोखिम संबंधी फैसलों पर अधिक प्रभाव, क्रेडिट अंडर राइटिंग में कमजोर नियंत्रण और रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर पर पर्याप्त निगरानी का अभाव, इन सब ने बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए। एक और बड़ा जोखिम था लैंडिंग में अत्यधिक कंसंट्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और अत्यधिक लिवरेज कॉर्पोरेट ग्रुप से आक्रामक लैंडिंग की गई। लगभग 30% की लोन ग्रोथ सेक्टर एवरेज से कहीं अधिक थी, जिसने बैंक की वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया। अब यहाँ बाजार की प्रतिक्रिया समझना जरूरी है। बैंकिंग पूरी तरह ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित होती है। जैसे ही गवर्नेंस की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाता है, डिपॉजिटर का भरोसा कमजोर पड़ता है और लिक्विडिटी रिस्क तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि जो शुरुआत में केवल एक रेगुलेटरी कंसर्न था वह धीरे धीरे एक बड़े कॉन्फिडेंस क्राइसिस में बदलने लगा। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये चेतावनी संकेत किस तरह एक के बाद एक घटनाओं में बदल गए और कैसे हालात हाथ से निकलते चले गए और कैसे यस बैंक की कहानी क्राइसिस टाइमलाइन और शेयर प्राइस कोलैप्स तक पहुंच गई। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि यस बैंक के भीतर गवर्नेंस और एसेट क्वालिटी से जुड़े शुरुआती चेतावनी संकेत सामने आने लगे थे। यही से यस बैंक का भरोसा धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ। जैसे ही ट्रस्ट इरोड होना शुरू हुआ मामला केवल जोखिम तक सीमित नहीं रहा बल्कि बहुत तेजी से कॉन्फिडेंस और लिक्विडिटी क्राइसिस में बदल गया। अब अगर हम इस संकट को टाइमलाइन के जरिए समझें तो सबसे पहले आता है 2018 की फर्स्ट ब्रेक। 2018 में आरबीआई ने सीईओ और प्रमोटर राणा कपूर के कार्यकाल को आगे बढ़ाने से इनकार किया। बाजार ने इसे एक गंभीर गवर्नेंस रेड फ्लैग माना। परिमाण स्वरूप यस बैंक का शेयर जो 400 से ऊपर था 250 और 300 के स्तर तक गिर गया। इस समय तक बैंक के फंडामेंटल्स बाहर से अभी भी स्थिर दिखाई दे रहे थे, इसलिए निवेशकों को लगा कि शायद ये गिरावट अस्थायी है। इसके बाद 2019 कॉन्फिडेंस डिटोरिएशन का चरण आया। अब एसेट क्वालिटी का तनाव ज्यादा स्पष्ट होने लगा। क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से बैंक की फंडिंग कॉस्ट बढ़ गई। कैपिटल जुटाने की कोशिश
असफल रही और शेयर प्राइस और गिरकर 100 से 120 के दायरे में पहुंच गया। यहीं से डिपॉजिटर्स का भरोसा भी कमजोर होने लगा। फिर आता है अर्ली 2020, जिसको हम कहते हैं कोलैप्स फेज। ये वे समय था जब संकट चरम पर पहुंच गया। लिक्विडिटी स्ट्रेस बहुत तेज हो गया, बैंक रन का वास्तविक खतरा पैदा हो गया और बड़े पैमाने पर डिपॉजिट विथड्रॉल होने लगे। मार्च 2020 में यस बैंक का शेयर गिरकर 5 से 10 रुपए के स्तर तक आ गया। पीक से तुलना करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 90% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी थी। अब जरा नीचे दिए गए पहले टेबल पर ध्यान दें। ये टेबल साफ दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के पीक फेज में यस बैंक का शेयर 400 से ऊपर था और मार्केट कैप लगभग 90,000 करोड़ थी। इसके विपरीत मार्च 2020 में शेयर 5 से 10 रुपए तक गिर चुका था और मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी कम रह गई थी। निवेशकों का भरोसा हाई कॉन्फिडेंस से सीवियर पैनिक में बदल चुका था और बैंक की लिक्विडिटी स्थिति कंफर्टेबल से क्रिटिकली स्ट्रेस्ड हो चुकी थी। अब दूसरे टेबल को देखें, जहां यस बैंक की तुलना अन्य बड़े प्राइवेट बैंकों से की गई है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में भी 2018 से 2020 के बीच गिरावट आई, लेकिन ये गिरावट मुख्य रूप से आर्थिक माहौल और कोविड प्रभाव के कारण थी। वहां कोई बड़ा गवर्नेंस शॉक नहीं था। इसके विपरीत यस बैंक के शेयरों में लगभग 90% की गिरावट आई और उसका परिणाम रहा आरबीआई का सीधा हस्तक्षेप और बैंक का रिकंस्ट्रक्शन। यही तुलना यह स्पष्ट करती है कि यस बैंक का संकट सिर्फ मार्केट साइकिल का हिस्सा नहीं था, बल्कि गवर्नेंस लेड कॉन्फिडेंस फेलियर था। इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते यस बैंक का संकट एक बैंक की समस्या से बढ़कर पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता के लिए खतरा बन चुका था। यही वह निर्णायक मोड़ था जहां नियामकों के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। अगली स्लाइड में हम विस्तार से समझेंगे कि सरकार और आरबीआई ने किसे कैसे मॉरेटोरियम, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम और आपातकालीन उपयोगों के जरिए इस संकट को संभाला। तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि यस बैंक का संकट किस तरह शेयर प्राइस में भारी गिरावट, डिपॉजिटर के भरोसे में कमी और गंभीर लिक्विडिटी स्ट्रेस तक पहुंच गया था। 2020 की शुरुआत तक यह साफ हो चुका था कि यस बैंक की स्थिति अब केवल एक मार्केट करेक्शन या एक कंपनी स्पेसिफिक समस्या नहीं रही। यह संकट भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक सिस्टमिक रिस्क बन चुका था। तेजी से गिरता शेयर प्राइस, डिपॉजिटर द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे निकालना और भुगतान व क्रेडिट सिस्टम पर पड़ता दबाव, इन सब ने नियामकों को तुरंत हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर दिया। और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हस्तक्षेप क्यों जरूरी हो गया था। बैंक रन का वास्तविक खतरा पैदा हो चुका था। अगर स्थिति को उसी समय नहीं रोका जाता तो इसका असर अन्य प्राइवेट और पीएसयू बैंकों तक फैल सकता था। यहाँ नियामकों का उद्देश्य शेयर की कीमत बचाना नहीं, बल्कि डिपॉजिटर्स और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना था। इस संदर्भ में मार्च 2020 में आरबीआई और सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए। सबसे पहले 5 मार्च 2020 को मोरेटोरियम लगाया गया। यस बैंक पर 30 दिन का मोरेटोरियम लागू हुआ और शुरुआत में प्रति डिपॉजिटर निकासी सीमा रुपए 50,000 तय की गई। इसका उद्देश्य था घबराहट में हो रही निकासी को रोकना और बैंक में पुनर्निर्माण के लिए समय हासिल करना। इसके बाद आरबीआई ने यस बैंक के पूरे बोर्ड को सुपरसीड कर दिया और एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अब बैंक का गवर्नेंस पूरी तरह नियामकीय नियंत्रण में आ चुका है। इसी के साथ यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम घोषित की गई। इस स्कीम का उद्देश्य था बैंक की सॉल्वेंसी बहाल करना, बैंकिंग सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखना और डिपॉजिटर्स का भरोसा दोबारा स्थापित करना। अब अगर हम
एसबीआई लेड रेस्क्यू की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एंकर इन्वेस्टर बनाया गया। एसबीआई ने यस बैंक में करीब 26% तक हिस्सेदारी लेने की प्रतिबद्धता जताई और अन्य बड़े प्राइवेट बैंकों ने भी इस रिकंस्ट्रक्शन में भाग लिया। शुरुआती चरण में 10,000 करोड़ से अधिक की तुरंत कैपिटल इन्फ्यूजन दिया गया और बाद में फॉलो अप पब्लिक ऑफर के जरिए अतिरिक्त पूंजी जुटाई गई। अगर हम इस हस्तक्षेप में तत्काल प्रभाव देखें तो तस्वीर साफ है। डिपॉजिटर्स को फिर से अपने पैसों तक पहुंच मिली और घबराहट नियंत्रित हुई, लिक्विडिटी स्थिर हुई। बैंकिंग ऑपरेशंस सामान्य रूप से शुरू हुए और सबसे अहम बात, पूरे बैंकिंग सिस्टम में कंटेजन का खतरा टल गया। हालांकि यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इस पूरे रेस्क्यू का बोझ इक्विटी होल्डर्स पर पड़ा। शेयर होल्डर्स को भारी डाइल्यूशन झेलना पड़ा और उनकी वैल्यू सुरक्षित नहीं रखी गई। यही इस स्लाइड का सबसे बड़ा संदेश है। बैंकिंग संकट में नियामक डिपॉजिटर्स और सिस्टम को बचाते हैं, शेयर प्राइस को नहीं। अगली स्लाइड में हम इसी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आए शेयर लॉक इन, इक्विटी डाइल्यूशन और ये समझेंगे कि इस प्रोसेस में प्रमोटर्स और निवेशकों के साथ क्या क्या हुआ और यस बैंक की ऑनरशिप स्ट्रक्चर कैसे पूरी तरह बदल गई। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि आरबीआई और सरकार के हस्तक्षेप ने बैंकिंग सिस्टम को स्थिर किया और डिपॉजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन ये स्थिरता बिना किसी कीमत के नहीं आई। इस रेस्क्यू की सबसे बड़ी कीमत प्रमोटर्स और इक्विटी निवेशकों को चुकानी पड़ी और इसी प्रक्रिया में यस बैंक की ऑनरशिप और कंट्रोल पूरी तरह बदल गया। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स के साथ क्या हुआ। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर पूरी तरह से मैनेजमेंट और कंट्रोल रोल से बाहर हो गए। इक्विटी डाइल्यूशन और नियामकीय कार्रवाई के चलते प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग शून्य रह गई। यह भारतीय प्राइवेट बैंकिंग इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है जहां एक बड़े बैंक से प्रमोटर्स लेड कंट्रोल पूरी तरह समाप्त हो गया। इसका स्पष्ट संदेश ये था कि यस बैंक अब एक प्रमोटर ड्रिवन बैंक नहीं रहा, बल्कि एक रेगुलेटर रिकंस्ट्रक्टेड इंस्टीट्यूशन बन चुका था। अब अगर हम मौजूदा निवेशकों और शेयर होल्डर्स की बात करें तो यह तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। यस बैंक के शेयर जो FY 17-18 में 400 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे, मार्च 2020 में ₹5 और ₹10 के स्तर तक गिर गए थे। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 90,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से भी कम रह गई। यह केवल गिरावट नहीं थी, यह मैसिव वेल्थ इरोजन था। इसके अलावा इमरजेंसी कैपिटल इन्फ्यूजन और रिकंस्ट्रक्शन की शर्तों के कारण इक्विटी का भारी डाइल्यूशन हुआ और ये साफ कर दिया गया कि शेयर होल्डर्स को इन नुकसानों के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब इस स्लाइड का सबसे अहम पहलू है शेयर लॉक इन की शर्तें। मार्च 2020 की यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत सभी मौजूदा शेयर होल्डर्स की 75% हिस्सेदारी को 3 वर्षों के लिए लॉक इन कर दिया गया। केवल 25% शेयर ही फ्रीली ट्रेडेबल थे। इसका उद्देश्य था पैनिक सेलिंग को रोकना और रिकंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान शेयर प्राइस को स्थिर रखना। अगर हम शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में बदलाव देखें तो यह टेबल साफ दिखाता है कि जहां पहले प्रमोटर्स की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, वही पोस्ट रेस्क्यू वे लगभग शून्य हो गई। पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल निवेशक लॉक इन और डाइल्यूशन के दायरे में आ गए और पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 26% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। इस पूरे बदलाव के बाद यस बैंक एक वाइडली हेल्ड प्रोफेशनली मैनेज बैंक में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि लॉक इन के बाद यस बैंक की यात्रा कैसी रही, कैसे ऑपरेशंस नॉर्मल हुए, कैसे एसबीआई ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी घटाई और कैसे एक नए रणनीतिक निवेशक की एंट्री ने बैंक के भविष्य की दिशा बदल दी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पिछली स्लाइड में हमने देखा
कि प्रमोटर्स के बाहर होने, इक्विटी डाइल्यूशन और 3 साल के लॉक इन के बाद यस बैंक की ओनरशिप और कंट्रोल पूरी तरह बदल चुका था। इसी बिंदु से यस बैंक की पोस्ट रेस्क्यू यात्रा शुरू होती है, जहां फोकस अब केवल सर्वाइवल पर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्शन पर आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फेज वन। इस चरण में बैंक की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट थी। डिपॉजिटर्स का भरोसा वापस लाना, बैंकिंग ऑपरेशंस को सामान्य बनाना और पुराने स्ट्रेस्ड एसेट्स की सफाई करना। इसके लिए एनपीएस की आक्रामक पहचान और समाधान किया गया। खराब लोन एआरसी को बेच दिए गए और क्रेडिट अंडरराइटिंग मानकों को सख्त किया गया। इसका नतीजा ये रहा कि लिक्विडिटी स्थिर हुई, डिपॉजिटर्स बेस धीरे धीरे वापस आया और बैंक की रणनीति तेज ग्रोथ से हटकर रिस्क कंट्रोल लेंडिंग की ओर मुड़ गई। अब आते हैं फेज टू। फेज टू में एसबीआई रोल एंड ग्रेजुअल एग्जिट पर फोकस रहेगा। एसबीआई ने इस दौरान एंकर इन्वेस्टर, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर और मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस सिग्नल की भूमिका निभाई। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत एसबीआई के पास लगभग 26% हिस्सेदारी थी, लेकिन जैसे जैसे लॉक इन की बाध्यताएं पूरी होती गई, एसबीआई ने अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे घटाना शुरू कर दिया। ये बदलाव इस बात का संकेत था कि यस बैंक अब इमरजेंसी ओनरशिप से निकलकर मार्केट ड्रिवन ओनरशिप की ओर बढ़ रहा है। एसबीआई का एग्जिट यह दिखाता है कि नियामकों को बैंक की स्थिरता पर भरोसा लौट चुका था। इसके बाद आता है फेज थ्री। सुमोतो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यस बैंक में एक दीर्घकालीन रणनीतिक निवेशक के रूप में उभरा। करीब 20% हिस्सेदारी के साथ एसएमबीसी सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर बना। यह केवल निवेश नहीं था बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी थी। पीएसयू लेड रेस्क्यू से बैंक अब एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ चुका था। एसएमबीसी को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला, जिससे इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और गवर्नेंस ओवरसाइट दोनों मजबूत हुई। नीचे दिया गया टेबल इस पूरे बदलाव को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। जहां की क्राइसिस में बैंक प्रमोटर्स लेड था, रेस्क्यू फेज में पीएसयू लेड और रेगुलेटर ड्रिवन रहा। वही पोस्ट रेस्क्यू में एसएमबीसी जैसे रणनीतिक निवेशक के साथ ये एक मार्केट ड्रिवन और प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक बन चुका है। यानी यस बैंक की कहानी अब केवल एक रेस्क्यू की नहीं बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन की कहानी बन चुकी है। अंतिम स्लाइड में हम इसी बदले हुए स्वरूप के आधार पर यस बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति, भविष्य की संभावनाएं और इस पूरे संकट से मिलने वाले मुख्य सबक पर चर्चा करेंगे, जो न केवल बैंकों के लिए बल्कि निवेशकों और नियामकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड पर। अब हम यस बैंक की इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। अगर हम आज के वर्तमान स्वरूप को देखें तो यह स्पष्ट है कि यस बैंक अब एक स्थिर और कार्यशील बैंक बन चुका है। बैंकिंग ऑपरेशंस पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं, डिपॉजिटर्स का भरोसा काफी हद तक वापस आ चुका है और बैलेंस शीट में पुराने स्ट्रेस एसेट्स को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। आज यस बैंक कंजर्वेटिव लेंडिंग, मजबूत रिस्क कंट्रोल और रेगुलेटरी मानकों से ऊपर की कैपिटल और लिक्विडिटी पोजीशन के साथ काम कर रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब यह बैंक प्रमोटर फ्री और प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जहां बोर्ड ओवरसाइट और गवर्नेंस केंद्र में है। ओनरशिप के मोर्चे पर एक रणनीतिक और फ्यूचरिस्टिक निवेशक की मौजूदगी, विशेष रूप से एसएमबीसी जैसे ग्लोबल बैंक की भागीदारी यस बैंक की अंतरराष्ट्रीय साख और स्थिरता को मजबूत करती है। वहीं एसबीआई और अन्य रेस्क्यू फेज निवेशकों को बाहर निकलना यह संकेत देता है कि बैंक अब संकट से बाहर आ चुका है। अब अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो तस्वीर संतुलित है। पॉजिटिव ड्राइवर्स मौजूद हैं, बेहतर गवर्नेंस, डिसिप्लिन क्रेडिट अंडरराइटिंग और रणनीतिक सहयोग की संभावनाएं, लेकिन साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं। निकट भविष्य में आक्रामक ग्रोथ की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स अभी भी
टॉप प्राइवेट बैंकों से नीचे हैं और वैल्यूएशन रिकवरी धीरे धीरे होने की संभावना है। इसलिए निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि यस बैंक आज एक स्टेबल, कंजर्वेटिव और प्रोफेशनली रन बैंक है, फिलहाल एक हाई प्रॉफिट चैलेंजर नहीं। अब आते हैं इस पूरी कहानी से मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण सबक पर। बैंकों के लिए ये सीख है कि तेज ग्रोथ तभी टिकाऊ होती है जब उसके साथ मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस हो। सिर्फ मुनाफा और कम एनपीए कभी भी गवर्नेंस का विकल्प नहीं हो सकते। न्यायिकों के लिए ये स्पष्ट संदेश है कि समय पर हस्तक्षेप पूरे सिस्टम को बचा सकता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बैंकिंग संकट में डिपॉजिटरों और सिस्टम को बचाया जाता है, शेयर प्राइस को नहीं। और निवेशकों के लिए यस बैंक एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बैंक इक्विटी तब सुरक्षित नहीं रहती जब गवर्नेंस विफल हो जाए। उच्च आरओई और कम एनपीएस के साथ साथ गवर्नेंस क्वालिटी का आंकलन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बैंकिंग रेस्क्यू में सबसे पहले नुकसान इक्विटी को ही उठाना पड़ता है। अंत में यस बैंक की कहानी को एक पंक्ति में समेटे तो यस बैंक असफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें ग्रोथ की कमी थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि ग्रोथ गवर्नेंस से आगे निकल गई। रेस्क्यू ने सिस्टम को बचाया, लेकिन बैंक की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हियरिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।